Hello viewers, in the last video we installed Python, VS Code and also we are writing our first Python program. So congratulations for that. In this video we are going to discuss the four theoretical aspects of Python programming. The first topic was arithmetic operators, second topic was values and types, third topic is natural and formal languages and fourth topic is debugging. So let's get started. Python language providing us some operators. Operator, a special symbol that represent a simple computation like addition, multiplication or string concatenation. इन सिंपल ऑपरेटर कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए कुछ कंप्यूटेशंस करवाते हैं. लाइकवाइज सी इन दिस एग्जांपल. सो गाइज आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे. सो बेसिकली आज आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें होती है सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ. डिटेल्स के लिए आपको मैं डिटेल स्टडी अभी नहीं कराऊंगा, जस्ट गिव एन ओवरव्यू अबाउट दैट कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं. जब हम आगे अपने प्रोग्राम्स लिखने की तब मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगा दैट वेयर टू यूज दिस ऑपरेटर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि CMD ओपन करना है, जिसको कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं. तो कमांड प्रॉम्प्ट भी आप ओपन करके डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको VS कोड में जाके करना है तो VS कोड भी कर सकते हो, बट मैं खाली आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सो यू कैन यूज इट ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट. बेसिकली मैं थोड़ा साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा हूँ, इसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा इसको हैकिंग की लैंग्वेज में कर लूँ. CULOR02. ओके, सो आप अच्छे से देख पा रहे हो. ओके, सो यहाँ पे मेरे को जस्ट टाइपिंग क्या करना है कि पाइथन में जस्ट लिखूंगा और एंटर मारूंगा तो मेरा पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ऑन हो जाएगा. अब आते हैं हम हमारे ऑपरेटर्स की तरफ पे. सो सबसे पहले मैं अपना ऑपरेटर जो यूज करने जा रहा हूँ वो है एडिशन ऑपरेटर. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ 10 + 2, सो ये मेरे को डायरेक्ट 12 प्रिंट्स करके देगा एज ऑलरेडी इंटरप्रेटर बैकएंड में कैलकुलेशंस करता है. और इसके बाद मैं करना चाहूँगा 12 - 2. सो देख रहे हैं जैसे आप, इसने मेरे को ऑलरेडी दे दिया है 10. और इसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन यूज करना चाहूँगा. सो 6 × 12. अब आप बोलोगे कि चिरंजीव भाई आप एक जैसी बेसिक मैथमेटिक्स है वो आप यूज कर रहे हो. तो गाइज यही चीज है, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक जितने भी आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए इन चीजों को लेके, तब आप समझ पाएंगे कि आपको उस चीज को कहाँ पे यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल अब मैं जो नेक्स्ट यूज करने वाला हूँ मैं डिवीजन ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ. फर्स्ट हमने देख लिया कि हमने यहाँ पे एडिशन का ऑपरेटर यूज किया, सेकंड हमने देखा हमारा सब्सट्रैक्शन का ऑपरेटर यूज किया और थर्ड हमने देखा हमारा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज किया. अब मैं ऑपरेटर जो यूज करने वाला हूँ वो है डिवीजन ऑपरेटर. सो सिंपली मैं करूंगा 24/2. सो एज यू कैन सी दैट के सभी का आउटपुट जो है वो सेम आया, लेकिन वेट ए मिनट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12.0 आया जबकि यहाँ पे 12 आया था, यहाँ पे 10 आया था, यहाँ पे 12 आया था. सो यहाँ पे 12.0 क्यों आया? बिकॉज कि ये एक फ्लोटिंग वर्ड है. फ्लोटिंग नंबर के लिए हम आगे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा दैट व्हाट इज द फ्लोटिंग नंबर, ऐसा क्यों होता है. ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, जिसको अपने एज ए स्टार भी आप बोल सकते हो. ठीक है, तो हम पाइथन में एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं किसी भी किसी भी जो हमारा नंबर है उसके ऊपर पावर रेस करने के लिए. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूं 6 एक्सपोनेंशियल 2, देन देखते हैं कि 36 मेरा रिजल्ट आया है. सो ये 36 कैसे हुआ? 6⁻² इज इक्वल टू 36. सो ये एक बेसिक ओवरव्यू था आपका ऑपरेटर्स की तरफ. चलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, मैं आपको जहाँ पे बताऊंगा कि बहुत सारी चीजें कैसे क्या होती है. सो गो टू द नेक्स्ट वीडियोस. इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये सिंबल एक्सपोनेंशियल के लिए यूज किया जाता है, बट इन पाइथन प्रोग्रामिंग इस सिंबल का यूज बिटवाइज ऑपरेटर और जोर के लिए होता है. अगर आपको नहीं पता है कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, सो चेक आउट द सप्लीमेंटेड रीडिंग लिंक्स इन दिस डिस्क्रिप्शन. सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, वैल्यूज एंड टाइप्स. वैल्यूज
Value. It is the one of the basic units of data like a number or string that a program manipulates. सिंपली अगर कहूँ तो वैल्यूज़ एक ऐसी चीज़ होती है फॉर लाइक आप लेटर या फिर कोई भी नंबर या फिर कोई भी स्ट्रिंग है जिस पे प्रोग्राम वर्क करता है, जो वर्क वो जो इनपुट वो लेगा यूज़र्स के पास से, उन सभी को हम वैल्यूज़ में कंसिडर करते हैं। लास्ट वीडियोज़ में हमने कुछ अपनी वैल्यूज़ देखी थी जैसे कि 2, 42.0, फ्लोटिंग पॉइंट, हेलो वर्ल्ड, ये सब को हम वैल्यूज़ कहते हैं। Type is category of values which includes integers, floating point numbers and string as we seen earlier. जैसे कि मैंने सब चीज़ें बोली आपको, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग, ये सब होती है कैटेगरीज उन टाइप्स की। सो लेट्स चेक इट आउट कि हमारा पाइथन प्रोग्राम कैसे आइडेंटिफाई करता है इन सभी वैल्यूज़ के टाइप्स को। ऑलराइट गाइड्स, तो आ गए हैं अपने वैल्यूज और टाइप्स के टॉपिक पर। सो आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने ये कोई 5 चीज़ें लिखी हुई है। अगर आपको क्लियरली दिख रही होगी तो a इज इक्वल टू 2 लिखा है, b इज इक्वल टू 2.0 है, c इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड है, d इज इक्वल टू सेमी कॉलन में 2 है, e इज इक्वल टू 42.0 है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन जितनी भी ये मैंने क्लासेस बनाई है, फॉर एग्जांपल ये सब मेरी क्लासेस है ए बी सी डी ई, इन क्लासेस में मैंने कुछ वैल्यू डाला हुआ है, बट वो वैल्यू कौन सी कैटेगरी में आता है अगर मेरे को पाइथन के हिसाब से अगर आइडेंटिफाई करना है, सो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सो मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सो फर्स्ट हम टाइप करेंगे, सबसे पहले हम टाइप करते हैं टाइप, ब्रैकेट में आपको ए लिखना है। ए लिख के जैसे ही आप ए लिखोगे तो आपको आ जाएगा कि भाई ये ए जो क्लास है, इस क्लास में ये कैटेगरी में आता है इंटीजर की। सो सिमिलरली अगर आप सेकंड के लिए डालेंगे कि सेमी कॉलन बी करके अगर आप डालते हैं तो आपको दिख जाएगा कि बी जो क्लास है वो आती है फ्लोट की क्लास में। ओके, तो इस क्लास की जो कैटेगरी है वो है फ्लोट और इस क्लास की जो कैटेगरी है वो है इंटीजर। सो ऐसे ही ऐसे सेम हम थर्ड वालों का चेक करेंगे कि टाइप जो सी है वो कौन सी कैटेगरीज में आता है। सो लेट्स चेक इट आउट। तो देखा जैसे हमने कि यहाँ पे अपने पाइथन ने बता दिया हमको कि भाई साहब आपका फर्स्ट ए जो है वो क्लास इंटीजर में आता है, सेकंड जो क्लास आती है वो फ्लोट में आती है और थर्ड जो क्लास आती है वो स्ट्रिंग में आती है। String is a type that represent sequence of characters. ओके, सो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है कि इंटीजर क्या होता है, ये फ्लोट क्या होता है, ये स्ट्रिंग क्या होता है। ओके, ये तीनों चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज आपको पता चल गया कि पाइथन ये प्रोग्राम को आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये जितनी भी आपने वैल्यूज लिखी हुई है ये कौन सी कैटेगरीज में आती है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरीज में जो है डी और ई। अब आप मुझे सिंपली बोलोगे दैट ये क्या हो गया, योर डिवाइस विल रिस्टार्ट अपडेट आउटसाइड ऑफ 80 आवर्स। ओके, अभी मैं ये नहीं करना चाहूंगा। सो अभी हम देखेंगे कि अपनी डी और ई क्लास है ये कौन सी कैटेगरीज में आती है। बट ऑब्वियसली सभी जने ये बोलेंगे कि सर ये डी जो है इसमें 2 है, इसमें भी 2 था तो ये इंटीजर क्लास में आएगी। ई जो है इसमें 42.0 है, इसमें भी 2.0 है तो ये फ्लोट क्लास में जाएगी। बट जी नहीं, ये ऐसा नहीं है। सो लेट्स चेक करते हैं कि अगर पाइथन क्या कह रहा है हमसे। पाइथन कह रहा है हमसे दैट ये जो आपकी कैटेगरी है ये आती है स्ट्रिंग की कैटेगरी में। चेक करते हैं सेकंड वाले के लिए भी क्या आ रहा है। सो ये भी हमें यही कह रहा है कि ये आपने जो डाला है ये स्ट्रिंग के कैटेगरी में आता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज कि यहाँ पे 2 जो था वो सिंगल था और यहाँ पे 2 मैंने सेमीकोलन में लगाया था। सो अगर सेमीकोलन में कोई भी चीज होगी तो उसकी जो कैटेगरी है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे वो फ्लोट नंबर हो चाहे वो इंटीजर का नंबर हो। सो एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि वैल्यूज क्या है, क्लास क्या है और ये क्लास के टाइप की कैटेगरीज कौन कौन सी है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे नेचुरल एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। सो गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप अपने घर पे मारवाड़ी में बात करते होंगे, आपका भाई शायद आपसे उनके उसके फ्रेंड से गुजराती में बात करता होगा। सो दीज आर ऑल द नेचुरल लैंग्वेजेस जिसको डिज़ाइन नहीं किया गया है पहले से। Formal languages. Any one of the languages that people have designed for specific purpose such as representing mathematical ideas or computer programs. All programming languages are formal languages that represent sequence of characters.
फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या होती है, जिनको ऑलरेडी पहले से प्री डिज़ाइन किया होता है फॉर यूजिंग द सम स्पेसिफिक पर्पस। लाइकवाइज हमारे जो मैथ्स के मिश्रा सर थे वो हमको कुछ ऐसे पढ़ाते थे कि ए जो सबसेट है वो बी का है और बी जो सबसेट है वो सी का है। तो सबसेट ये सब नोटेशन के लिए यूज़ होता है और इन सभी को फॉर्मल लैंग्वेजेस में कंसिडर किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी फॉर्मल लैंग्वेजेस में आती है। लाइकवाइज ये भी कुछ सिंटेक्स के स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करती है Syntax, the rules that govern the structure of a program. जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। अब नोटेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 800 को लिखना चाहूँ तो मैं कुछ उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 8 मल्टीप्लाई 10 टू, सो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ 800। सो ये हो गया एक नोटेशन। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि कौन कौन से सिंटेक्स के ऐसे स्ट्रक्चर के रूल्स हैं जो डिफाइन करने पड़ते हैं। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वीडियो। सो जैसा कि गाइस हमने लास्ट हमारे वीडियो में बात करी थी कि किसी भी सिंटेक्स के जो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, तो आज मैं आपको वो सारी चीज़ें डिफाइन करने वाला हूँ कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, क्या क्या होता है। सबसे पहले तो अपने सिंटेक्स को समझते हैं कि सिंटेक्स क्या चीज़ होती है। अभी तक के लिए आप ऐसा समझ लो कि सिंटेक्स एक ढांचा होता है, एक गाड़ी का ढांचा समझ सकते हो या गाड़ी आप समझ सकते हो। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 3+3 इज इक्वल टू, रुकिए इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ सो यू गाइस कैन इजीली सी दिस। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, जी वापस बड़ा क्यों नहीं हो रहा है भैया। ओके, सो मैं यहाँ पे करना भूल गया था। ओके, तो 3+3 इज इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ 6। ओके, तो 3+3 जो हुआ ये हो गया आपका सिंटेक्स। ठीक है, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है। ओके, अब इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स क्या होते हैं इसके बारे में अगर मैं ज़्यादा आपको समझाऊं तो फॉर एग्जांपल जैसे 3+3 है, इसको मैं $3+3 इज इक्वल टू $6 ऐसा नहीं लिख सकता। बिकॉज क्योंकि ये इनवैलिड सिंटेक्स होगा। उसी तरह जैसे सेम अगर मैं H2O को लिखना चाहूँ जिसका वाटर होता है तो उसको मैं 2ZZ नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये फॉर्मल लैंग्वेजेस के कुछ सिंटेक्स के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो हम समझेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अपने सिंटेक्स की दो ऐसे वेरिएबल्स पे जो आपको जानने बहुत जरूरी है। सिंटेक्स के नॉर्मली दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है टोकन्स। Token, one of the basic elements of the syntactic structure of a program, analogous to a word in natural language. एंड सेकेंड जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर किसी भी सिंटेक्स का। ओके, सो टोकन्स क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले आते हैं हम हमारे टोकन्स के ऊपर। तो टोकन्स क्या होते हैं, कोई भी वर्ड या फिर कोई भी नंबर्स, ठीक है, वो सभी आपके टोकन्स में इंक्लूडेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने लिखा था 3+3 इज इक्वल टू 6, तो 3, 3, 6 ये जितने भी है ये सब टोकन्स हैं। ओके, अब मैथमेटिक्स के लिए अगर मैं देखने जाऊं तो $3 प्लस $6, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है सिंटेक्स। आज तक मैंने मैथ्स में कभी डॉलर वर्ड यूज नहीं किया, आपने किया हो तो शायद पता नहीं, बट इसमें मैं कंप्लीटली बोल सकता हूँ कि इस सेक्शन में जो है वो टोकन जो है वो इनवैलिड है। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गया, टोकन इनवैलिड है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ चिरंजीव परिहार ए फिनटेक, सॉरी चिरंजीव परिहार on C FinTech is instructor। ओके, यहाँ तक देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेंटेंस तो सही है बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ा गया है। ठीक है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये इनवैलिड स्ट्रक्चर है। अभी इनवैलिड स्ट्रक्चर क्यों है, बिकॉज कि जहाँ पे जो चीज होनी चाहिए थी वहां पे वो चीज नहीं लिखी है मैंने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ दैट चिरंजीव परिहार is instructor on CV FinTech, then it is a valid structure of the syntax। बट अगर इसी की जगह आप मुझे बताइएगा, अगर मैं ये चीज ऐसे लिख देता हूँ CH चिरंजीव
परिहार इज इंस्ट्रक्टर ऑन सिविल फिनटेक। ये जो है ये स्ट्रक्चर बराबर है, लेकिन इसमें टोकन इनवैलिड है। तो यहाँ तक गाइस मुझे लगता है कि आप दोनों को, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि टोकन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। अब एक और चीज समझते हैं, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और ये भी एक बार आप भूल जाइए। ओके, सो ये सेंटेंस मेरे पास अभी है, चिरंजीव परिहार ऑन सीवी फिनटेक इज इंस्ट्रक्टर। इस वर्ड को, इस सेंटेंस को पढ़ते वक्त आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ ही गया होगा, आपने अपने माइंड में सोचा होगा दैट कि ये सेंटेंस कुछ ऐसा होना चाहिए दैट चिरंजीव परिहार इज इंस्ट्रक्टर ऑन सीवी फिनटेक। ओके, सो ये जो आपने सबकॉन्शियसली सोचा था कि ये सेंटेंस जो है इस सेंटेंस में बदल जाएगा, उस डेफिनेशन को हम बोलेंगे पार्सिंग। पार्सिंग क्या होता है? नॉर्मली आपको स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना सबकॉन्शियसली। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ऐसा ही होगा, जब आप कोड देखेंगे तो उसको आपको ऊपर से नीचे, आगे से पीछे ऐसा नहीं सोचना है। कोड को आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में देखना है कि ये कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर आपको वैलिड टोकन के साथ और वैलिड स्ट्रक्चर के साथ उसका सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल और फॉर्मल लैंग्वेजेस में यही डिफरेंस है कि नेचुरल लैंग्वेज बहुत इजी है, जबकि फॉर्मल लैंग्वेजेस बहुत डेंस है। इसमें आपको स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्पेशल नोटेशन यूज करने पड़ते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको ऑपरेटर यूज करने पड़ेंगे, साथ ही साथ में कौन से फंक्शंस आपको क्रिएट करना है, कौन सी लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी है, सभी चीज़ों को सिंटेक्स वाइज सिंटेक्स आपको लिखना पड़ेगा। आपको वेरिएबल आपको कौन सी क्लासेस में देने हैं, क्लासेस को स्टाइल्स कैसे देनी है, या क्लासेस के पीछे जो बैकएंड की प्रोग्रामिंग है वो आपको कैसे लिखनी है, ये सब आपको सबकॉन्शियसली पहले आप माइंड में सोचिए, उसके बाद आप कोड लिखने बैठिए। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट कोड लिखने बैठेंगे तो आप कॉपी पेस्ट करते रह जाएंगे। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट ऐसे नहीं बनी है आज तक। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जितने भी एप्लीकेशन है उनको सबकॉन्शियसली पहले माइंड में सोचा जाता है, हाँ भाई यूआई इसका ऐसा आएगा, सब चीज ऐसा होगा, तो उसके बाद। सो नॉर्मली गाइज, नेचुरल फॉर्मल लैंग्वेजेस का टॉपिक खत्म हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो चलते हैं अपने फाइनल टॉपिक की तरफ, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डीबगिंग। ऐसा कोई भी प्रोग्रामर नहीं होगा इस दुनिया में जिसने कभी कोई मिस्टेक नहीं की हो या फिर किसी मिस्टेक को फेस नहीं किया हो। ये जो छोटी छोटी प्रोग्रामिंग की एरर्स होती है, जो भी मिस्टेक्स होती है, इन सभी को हम बोलते हैं बग्स। अब इसको बग क्यों बोलते हैं? कैम्ब्रिज की एक यूनिवर्सिटी में मार्क II कंप्यूटर की एक टीम को कंसिस्टेंटली अपने कंप्यूटर में बहुत दिनों से एक एरर मिल रहा था। वो एरर उन्होंने सब जगह से ढूंढा बट उनको नहीं मिला, तो फाइनली उन्होंने कंप्यूटर का जो हार्डवेयर था उसको खोल के चेक किया, तो उसमें उनको एक पतंगा फंसा हुआ मिला था। उस पतंगे को निकाल दिया उन्होंने। ऑन द September 9, 1947 को फाइनली उस पतंगे का नाम बग पड़ा था, और तभी से कंप्यूटर लैंग्वेजेस में बग्स को जाना जाता है, या बग्स का नाम तब से आया हुआ है, एज पर द माई नॉलेज। सो अब डीबगिंग क्या होता है? Debugging, the process of finding and correcting bugs. प्रोग्रामिंग की ऐसी मिस्टेक्स और एरर्स को हटाने का जो काम करता है उसे बोलते हैं हम डीबगिंग। सो यही है फाइनली डीबगिंग। डीबगिंग के बारे में आगे हम और वीडियोस में सीखेंगे। हम देखेंगे कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको हम डीबग कैसे कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी डाउट। जितने जितनों को ज़रूरत है पाइथन और कोडिंग सीखने की, जिनको लग रहा है कि वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ कर सकते हैं, प्लीज़ उन लोगों तक ये चीज़ें शेयर कीजिए जो अपनी आईटी फील्ड्स में है, जो या फिर अभी जिन्होंने लेटेस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट किया है अपना टेक्निकल फील्ड में, उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, सो थैंक यू।